अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीन की सूरत हाल जो है वो लम्हा ब लम्हा वर्ष से वर्ष तक चल गई है और बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो गई है, क्योंकि जो हम चीज़ें देख रहे हैं, इस वक़्त पाकिस्तान में तो रात गुज़री है, तो अभी शायद वहाँ पे खबरें इतनी नहीं पहुँची होंगी। लेकिन यहाँ पे आज हम चूँकि सारा कुछ फ़ॉलो करते रहे, तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ग्रिम और बहुत ही मायूस कुन है। और मैं जिन-जिन लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैंने सबको बहुत ही मग़मूम पाया है और बहुत ही ज़्यादा दिल दुखी हुई है लोगों की। और इसके साथ-साथ मैं देख रहा हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक अजीब-सा तमाशा लगा हुआ है कि इनको ख़त्म करो, इनको मारो और जिस तरीके से भी हो सकता है इनको ख़त्म करो, और बल्कि जेनोसाइड की भी बातें हो रही हैं। साथ-साथ जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें आप देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। वो सऊदी अरब में हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वापस आएँगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आएँगे। अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की है और उन्होंने कहा है कि -1 नहीं होगा, -2 होगा। तो साथ-साथ मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में भी खबर आई है। एक तो ये है कि उनकी जो बेटे की डिवोर्स के बारे में आपने सुना होगा, वो भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको इनवाइट किया गया है खिताब के लिए। और पहले तो ये कहा गया था कि शायद वो फ़लसफ़ा खुदी पे खिताब करेंगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर मेरी बात हुई उनसे, उनके जो वाइस चांसलर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ़लसफ़ा खुदी पे नहीं है, वो यूथ एम्पावरमेंट के लिए आ रही हैं और खिताब करेंगी। बहरहाल इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। सलमान भाई, टू स्टार्ट विद ज़रा थोड़ा-सा मुझे यकीन है कि आपको भी रात को सोते वक़्त काफ़ी परेशानी होती होगी जब आप सोचते होंगे कि फ़लस्तीन में बच्चों का क्या हाल है, ख़वातीन का क्या हाल है। वहाँ पे उनको कहा कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएँ और जब वो निकले तो ऊपर से बमबारी कर दी गई और बहुत सारे लोग वहाँ पे शहीद हो गए। तो ये सूरत-ए-हाल जो है इसको मेरा ख़्याल है टू स्टार्ट विद थोड़ा-सा ज़रा मैं कमेंट चाहूँगा आपका कि इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जी। देखिए किसाना साहब, बुनियादी तौर पर ये जो सारा सिनेरियो इस वक़्त हमें नज़र आ रहा है, ये एक जिसे कहते हैं ताकतवर ममालिक जो हैं, ये उनकी नाकामी का शाफसाना है। इसमें अमेरिका है, बर्तानिया है, इसमें फ्रांस है, इसमें जर्मनी है और दीगर बड़े ममालिक जो इन्फ्लुएंस रखते हैं। और साथ-साथ आप अरब लीग को देखें, ओआईसी को देखें, फिर अक़वाम मुत्तहिदा को देखें, कि जितने भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के इदारे हैं, जो कहते हैं कि जंगों के मुकाबले में हमें अपने मामलात जो है बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए। और फिर ये दुनिया में जमहूरियत का, इंसानी हकूक का, जंगों के मुकाबले में पीस पीस का, ये सारी बातें जो हैं, ये जो सारा खेल इस वक़्त हो रहा है, इसमें ये सब चीज़ें कहाँ हैं? कहाँ है बड़ी ताकतें? कहाँ है जो डिस्प्यूट्स के इदारे हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गैर मुस्लिम है और चाहे वो आपकी ओआईसी के लोग हैं। और फिर उसके बाद जो मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं, एक याद रखिएगा कि हमारे यहाँ एक है मुस्लिम दुनिया और एक है मुस्लिम हुक्मरान। इसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। इसी तरीके से एक है मग़रिबी दुनिया और एक है मग़रिबी हुक्मरान। अब ये जो हुक्मरान तबक़ात हैं, जिनके बराह रास्त मफ़ादात जो हैं, बड़ी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस सारे मामले में उनकी जो बेहिसी है, वो नज़र आती है। मुज़म्मती करारदाद और उसके साथ-साथ जिसे कहते हैं कि रेज़ोल्यूशनें पास करना, इसके अलावा उनके पास कोई और मौसर तरीका नहीं बचा, जिसकी वजह से वो इसराइल की इस बर्बरियत के आगे कोई बंद बाँध सके। और आप देखिए कि बाकायदा अमेरिका और जिस तरह से मग़रिबी मीडिया के अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और जिस तरह से गज़ा में जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है, हमास के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन हमें मग़रिबी मीडिया में उस तरह से नज़र नहीं आती। और जिस अंदाज से अब आप देखिए ना, आपने उनको कहा कि चंद घंटों के अंदर-अंदर पूरा इलाका खाली कर दें। ये कैसे मुमकिन था? फिर वहाँ जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, मासूम बच्चे, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, यानी इसका कोई दुनिया कहीं कोई ज़िम्मेदारी ले रही है? कोई दुनिया इस बात की बात कर रही है कि जनाब हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं? और या कोई इसराइल को वो अकाउंटेबल कर रही है कि वो ये सारी चीज़ों को रोके? तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। और ये जो हम मुस्लिम दुनिया से बार-बार तवक्कुआत लगाते हैं, मुस्लिम हुक्मरानों से कि जी ये कोई बड़ा रोल प्ले करेंगे, इन्होंने पहले कभी कौन-सा कोई बड़ा रोल प्ले किया है जो आज हम इनसे तवक्को कर रहे हैं? इनमें से बेशतर रियासतें जो है वो अमेरिका को खुश करने में लगी होती हैं,
बरतानिया को खुश करने के लिए लगी होती हैं, इनके अंदर बादशाहत होती है, इनके अंदर आमरियत होती है, ये वो तरीकेकार इख्तियार नहीं कर सके जहां ये मगरिबी दुनिया पर अपनी मुस्लिम दुनिया का इन्फ्लुएंस डाल सकें, कोई बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड कर सकें। तो मैं तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये बुनियादी तौर पे बड़ी ताकतों का और बड़े आलमी इदारों की नाकामी का एक सबसे बड़ा सबूत है। बल्कि आप ये देखिए कि सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोवोक कर रहे हैं इसराइल को, जो इसराइल के साथ खड़े हैं, जो इसराइल की बर्बरियत का साथ दे रहे हैं और दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि हमें इस मसले के अंदर उनकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करनी है। तो ऐसे में फिर जो मुस्लिम दुनिया है या जो मुसलमान ममालिक हैं या कमजोर तरीन ममालिक हों, चाहे वो मुसलमान ना भी हों, उनका कौन वाली वारिस बनता है? मुझे बताइए ना, कौन उनकी बात सुनेगा? आप और मैं जिस दुख और दर्द का एहसास कर रहे हैं और जिस इसका इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन ये दुख और दर्द का इजहार उस वक्त मैटर करता है जब इसकी कोई ट्रांसलेशन हो, जब इसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बेदारी आए कि भाई ये मुस्लिम दुनिया के साथ क्या हो रहा है, उनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं, बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं, और ये किस बात का जमहूरियत का और इंसानी हकूक का ढंडोरा पीटा जाता है कि जब भी आफत गिरनी हो, अजाब गिरना हो, तो कमजोर लोगों पे गिराया जाए, मुसलमानों पे गिराया जाए, ये जो इस्लामी फोबिया है ये उनके ऊपर सवार हो जाए, कहीं वो इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी के रिफ्लेक्शन नजर आए। तो मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूं कि बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो है मुस्लिम दुनिया या मुसलमानों का वाली वारस जो है वो कोई मुसलमान ममालिक तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जी सही बात है। और एक दो मैं डेवलपमेंट्स ये भी बताता चलूँ ख़वातीन हज़रात के अमेरिका का आपको पता है कि वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। अब दूसरा ये किया उन्होंने कि यूएस F-15s जो हैं, यूएस F-15s जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। उनका एक बड़ा स्क्वाड्रन जो है वो वहाँ पे पहुँचा दिया गया है। दूसरी साथ में आपको लेटेस्ट रिपोर्ट ये दूँ कि न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क के सेनेटर है चक शूमर, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये इनके घर के सामने आज मुजाहरा हो रहा था और ज्यूइश लॉबी के लोग जो मुजाहरा कर रहे थे उसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे जो कि उनको कह रहे थे कि सीज़ फायर करवाएं वहाँ पे जाके। उनमें से जो सैकड़ों की तादाद में जो मुजाहिरीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी तल्ख होती जा रही है, टेंस होती जा रही है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में मुजाहरे भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी कल जुमे वाले दिन काफ़ी बड़े-बड़े मुजाहरे हुए हैं। तो ये ज़रा थोड़ा-सा आ जाते हैं इसमें जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है, इसमें ज़रा मुझे बताइएगा सलमान भाई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके बारे में अंसार अब्बासी साहब ने अपने एक व्लॉग में ये कहा है कि उनको भी माइनस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि -1 नहीं होगा, इमरान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा और ना ही नवाज शरीफ को लड़ने दिया जाएगा। तो फिर वो आ किस लिए रहे हैं? और अगर आ नहीं हैं तो फिर क्या उनका मकाम होगा और क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, नवाज शरीफ की जो आमद है वो दो चीजों से जुड़ी हुई है। एक तो ये कि अगर नवाज शरीफ वाकई 21 अक्टूबर को आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क में फिर फरवरी में, जनवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ बगैर इंतखाबात के लिए तो नहीं आ रहे, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग करके तो आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है उस पर हम कोई डिफरेंट किस्म का नुक्ता नजर पेश कर सकते हैं, लेकिन इतना नवाज शरीफ जो है वो जिसे कहते हैं कि बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो बगैर किसी डील के पाकिस्तान में एंटर हो जाए और एंटर होकर यहाँ कानून के हवाले अपने आप को कर दे और उसके बाद गिरफ्तार होकर बैठ जाए और मुकदमात का सामना करे। कल आपने देखा कि राजा परवेज अशरफ साहब जो साबिक स्पीकर है, उन्होंने इंकशाफ भी किया कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है एक खास अंडरस्टैंडिंग के तहत और डील के तहत आ रहे हैं। अच्छा, अब उनकी अंडरस्टैंडिंग और डील ये है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनके खिलाफ मुकदमात में उनको रिलीफ मिलेगा, वो इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं होंगे। वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब इस सीट के लिए मुस्लिम लीग नून में सबसे मौजू है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन मैं अभी तक ये अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इस फार्मूले को क्यों तस्लीम करेंगे, एक बात। और नवाज शरीफ साहब इस फार्मूले को तस्लीम कर सकते हैं सिर्फ एक शर्त के ऊपर कि अगर उनको कानूनी रिलीफ भी मिल जाए और उनकी बेटी के लिए पंजाब की वजारत आला का रास्ता हमवार कर दिया जाए। अगर ऐसा हो तो शायद नवाज शरीफ साहब ये मान लेंगे। लेकिन अगर उनकी बेटी ने भी वजीर आला नहीं बनना और उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना और पार्टी की कमांड और पार्टी की ताकत और एस्टैब्लिशमेंट की जो सोच है वो अगर उनका दायरा शहबाज शरीफ के गिर्द घूमता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के ऊपर मैं तो क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आएंगे। दूसरी बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब ने जो स्टोरी की है
-1 की, फिर -2 की, अभी कुछ लोग -3 की बात भी कर रहे हैं ना। -3 ये है कि पीपल्स पार्टी भी आउट होगी इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, ये कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई नया तजर्बा तो नहीं है। पहले हम भी होता। भट्टो साहब से शुरू हो जाएं और आज तक आ जाएं तो कभी -1 लगता है, कभी -2 लगता है, कभी 10-10 साल के लिए इंतखाबात नहीं होते, माशाल्लाह लग जाते हैं, फौजी हुक्मरान आ जाते हैं। कभी हम इन बड़े पॉपुलर लीडर के मुकाबले में एक मसनूई लीडरशिप ले आते हैं। आपने देखा शौकत तरीन साहब भी यहाँ पे बने, मोइन कुरैशी साहब भी आए, फिर हमने बाकी हुकूमतें भी देखी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी देख ली। तो इसका मतलब है ये कोई नया खेल नहीं है। अच्छा, अब ये नया खेल नहीं है तो सवाल ये है कि 2023 में बैठ के भी अगर हम पुरानी पॉलिटिक्स के तहत चलेंगे कि हमने इसको लाना है और इसको नहीं लाना। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका था कि अगर नवाज शरीफ साहब इन होंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इमरान खान का रास्ता रोक सकेंगे। फिर इमरान खान साहब के लिए आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना पड़ेगा, उनको इलेक्शन कैंपेन में जाना पड़ेगा और उनको कैंपेन की इजाजत भी मिलनी होगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक घोड़ा मैदान में उतारे और दूसरे लोगों को रस्सियों से बांधकर जो है कहीं बिठा दें। कल आपने देखा कि परवेज लाई साहब ने भी कहा कि जब मैदान लगेगा तो ये तो नहीं हो सकता कि हमें हमारे हाथ पैर बांध दिए जाएं, हम भी तो उम्मीदवार है ना, फिर हमने भी इलेक्शन लड़ना है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि ये बात कहीं चल रही होगी कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसकी मौजूदगी में भी हम कोई ज्यादा कंफर्ट नहीं होंगे। एस्टैब्लिशमेंट में ये तासुर पाया जाता है, इसलिए वो शहबाज शरीफ से ज्यादा कंफर्ट है। लेकिन अभी ये देखना यह है कि जो 21 अक्टूबर का जलसा मीनार पाकिस्तान पे रखा गया है, अभी तक इसकी साइंस भी समझ नहीं आ रही। और मैं 2-3 मुस्लिम लीग के लोगों से पूछ चुका हूं, उन्होंने कोई अच्छा साइन नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि अगर नवाज शरीफ का इस्तकबाल वो इस्तकबाल नहीं होता जैसे हमने एक जमाने में बेनजीर भट्टो का 1986 में इस्तकबाल देखा था, तो फिर ये नवाज शरीफ साहब के गुब्बारे में भी जो बहुत बड़ी हवा भरी हुई है वो निकल जाएगी और वो शायद लोगों को लगेगा कि ये भी वो इतने पॉपुलर नहीं है जितने पॉपुलर हम इमरान खान को समझ रहे थे, और ये कोई इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे। और इसमें एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो अपने आप को इन करना चाह रहे हैं, बल्कि इन कर चुके हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि मीनार पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जलसा हो और उसका सारा क्रेडिट जो है फिर नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी की सूरत में आए। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक काउंटर स्ट्रेटेजी भी मौजूद है कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में नवाज शरीफ के लिए जो रास्ते हैं वो हमवार नहीं करने, बल्कि उसके अंदर मुश्किलात पैदा करनी है। तो ये चीजें भी नजर आ रही है। फिर आप देखिए कल अंसार अब्बासी साहब ने ये लिखा है, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है प्रोसीजर एक्ट वाला, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जो राइट ऑफ अपील का मामला वो पीछे चला गया है। और ये सलमान अकरम राजा भी कह रहे हैं और बहुत से कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि जो कानूनी रिलीफ मिलना चाहिए था इस फैसले से वो तो मिला नहीं है, तो ये मामला लटक गया और ये मामला दोबारा कोर्ट के अंदर जाएगा। और दूसरी बात याद रखिए, ये जो दलील दी जा रही है ना कि जी इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल का जो मामला है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करता है, आइन प्रिवेल करता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करता है, इलेक्शन एक्ट नीचे वाली बात है। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि इसका इतलाक पुराने केसेस पे नहीं हो सकता, तो इलेक्शन एक्ट का फैसला भी फिर पुराने केसेस पे नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए सियासी और कानूनी दोनों मुश्किलात इस वक्त मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कि जितना ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए सारे रास्ते क्लियर हो गए हैं, वो मुझे नहीं लगता। और जैसे अंसार अब्बासी साहब, तो आपको पता है किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कहाँ से उनको चीजें मिलती है, वो हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट में ये चीज पाई जाती है कि अगर इमरान खान नहीं होगा तो फिर नवाज शरीफ भी नहीं होगा, और अगर होंगे तो फिर दोनों होंगे, वगरना दोनों नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ ये भी देखे ना कि वो घर से तो निकल पड़े हुए हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, उधर से लोगों को टिकटें जो है उनको बता दी गई हैं कि जी आप आ जाएं, बस आपके लिए जहाज तैयार होगा और लोग जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं और वहां से उनको लेके आएंगे, बाकायदा जम्मे गफीर जाएगा और लेके आएगा उनको। तो ये सब चीजें जो हैं ये फिर ऐसे ही हो रही हैं, सिर्फ दिखावे की खातिर हो रही हैं। देखिए ना, इस तरह का खेल हमने माजी में देख लिया ना, जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे बाहर से, तो हमने देखा था उनके भाई जो है शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे उनका इस्तकबाल करने के लिए, ये मंजर भी हमने देखा हुआ है। तो ये कोई नया मंजर तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें भी मालूम है कि नवाज शरीफ साहब जब वहां से दुबई से चलेंगे, अब देखें ना, जब ये सऊदी अरब में बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, अगर वहां मुलाकातों का कोई नतीजा निकलेगा तो फिर वो यूएई पहुंचेंगे ना, अगर वहां से मुलाकातों का नतीजा नहीं निकलेगा तो वो यूएई क्यों जाएंगे।
और अगर यूएई पहुंचते हैं तो यूएई के अंदर जो मुलाकातें होंगी उसके नतीजे में कुछ होगा तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे ना। देखिए ना, सिंपल सी बात है, जो लोग नवाज शरीफ साहब को नेल्सन मंडेला बनाकर पेश कर रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ा इनकलाबी और बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद के तौर पर पेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो है ना लंगोट कस लिया है और पाकिस्तान में सियासी मुकाबला करने का फैसला कर लिया है, जमहूरी जद्दोजहद करने का फैसला कर लिया है, ये जज्बातियत पर मबनी गुफ्तगू तो हो सकती है, इसका हकाइक से तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर हैं और जब भी उनको पावर पॉलिटिक्स में स्पेस मिलेगा वो जरूर मैदान के अंदर आएंगे और आ सकते हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। क्योंकि अभी उनको लगता यह है कि जी इमरान खान का जो जिन है उसको काबू करने के लिए शायद हमें नवाज शरीफ का हथियार इस्तेमाल करना पड़े। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है, लेकिन जितनी आप नवाज शरीफ के करीब जा रहे हैं या जितना आप मरियम नवाज के करीब जाएंगे उतना ही एस्टैब्लिशमेंट के अंदर दरार पड़ेगी और एस्टैब्लिशमेंट में जो ग्रुपिंग है वो रिफ्लेक्ट करेगी कि जनाब ये सब मेहरबानियां जो है ये नवाज शरीफ के लिए क्यों हो रही हैं। और अभी तो पहले से ये गुफ्तगू चल पड़ी है कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो लगता यह है कि शहबाज शरीफ के मातहत हैं और उनके कहने के मुताबिक चल रही हैं, तो पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के सवालात उठ रहे हैं। और ऐसे में जब आप नवाज शरीफ साहब को लाएंगे तो फिर ये और ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट पे बोझ पड़ेगा कि लगता यह है कि जैसे इमरान खान को जिज करने के लिए, इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए आपने किसी को खाली मैदान दे दिया है। देखिए ना, पंजाब में तो मुकाबला है ही सिर्फ PMLN का और PTI का, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप मुस्लिम लीग नून को तो इजाजत दे रहे हैं पूरे पंजाब में जलसे जुलूस करने की, लेकिन जहां PTI को जलसे की इजाजत मांगती है उसको जलसा भी नहीं मिल रहा। और यहां तक के अगर वो फलस्तीन के हक में और के मुजाहरे करना चाहे तो उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। यानी इससे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है कि आपने एक पार्टी को पंजाब में फ्री हैंड दिया हुआ है, उनकी मर्जी की तकरीरियां, उनकी मर्जी का लेवल प्लेइंग फील्ड, उनकी मर्जी के जलसे जुलूस हो रहे हैं, और उसके बाद आपने एक सियासी जमात जो सबसे बड़ी जमात थी पंजाब के अंदर और उसने मुकाबला करना था, उसको आप जलसे तक की इजाजत नहीं दे रहे, कार्नर मीटिंग की इजाजत नहीं दे रहे, फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने की इजाजत भी नहीं दे रहे। तो ऐसे इंतखाबात, तो ऐसी कैंपेन, इसका क्या फायदा रह जाएगा? वो तो डीसी लाहौर ने कह दिया ना, रहेगी जी, वो तो डीसी लाहौर ने कह दिया है कोर्ट में कि जी हमें तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका हुक्म है कि इनको नहीं करने देना। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो अभी हमने देखा है, अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने कल जलसा किया है शेखुपुरा में, उसमें राना तनवीर साहब हमें नजर आए हैं, वो उन्हीं ने ऑर्गेनाइज भी किया, लेकिन हमें जावेद लतीफ साहब नहीं नजर आए। तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल इनके अंदर लड़ाई है वो अब काफी खुल के सामने आ गई भी है कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो एक्टिव है वहां पे, और जो मरियम का ग्रुप है वो वहां पे एक्टिव नहीं है और वो वहां पे नजर भी नहीं आई स्टेज वगैरह पे। तो ये तो एक बड़ी वाज़ेह किस्म की दराड़ जो है वो नजर आ रही है हमें। देखिए ना, बड़ी वाज़ेह तौर पे जहां मरियम जाती है वहां हमजा और शहबाज शरीफ नहीं होते, वहां शहबाज शरीफ ग्रुप के जो बड़े क्लोज लोग हैं वो नहीं होते, और जहां शहबाज शरीफ और हमजा जाते हैं वहां मरियम और उनके हामी नहीं होते। तो ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फैक्टर जो है इसके रिफ्लेक्शन तो हमें नजर आती हैं, और उसकी एक वजह भी है। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून का एक मजमूई मिजाज जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की माजराई और टकराव नहीं करना, और जितना एस्टैब्लिशमेंट हमें रास्ता देती है उसी पे हमें सैरो शुक्र होकर अपना गुजारा करना चाहिए। अब वो ये समझते हैं कि 12 अक्टूबर को भी भूल गए हैं। सर 12 अक्टूबर तो अब उनके लिए ना पहले कभी मसला था ना अभी है। और वैसे मैं आपको एक बात, दिलचस्प बात बताऊं, हमारे यहाँ हर सियासी जमात का अपना अपना एक नैरेटिव है। 12 अक्टूबर के ऊपर मुस्लिम लीग नून बहुत एक्टिव होती है फौजी ऑपरेशन के ऊपर, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं करती। पीपल्स पार्टी जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ एहतजाज करती है, ये जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज करते हैं, और जनरल मुशर्रफ ने भी पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया हुआ था एक सप्ताह के ऊपर, और इनको फैसिलिटेट नहीं किया था मुस्लिम लीग नून को। इसलिए ये 12 अक्टूबर जो है ये भी एक टूल है ना जी, हम अपनी बार्गेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई चीज हमारे, आज देखे ना जनरल बाजवा के बारे में मुस्लिम लीग नून का वो नैरेटिव नहीं है जो वो उस वक्त वो जलसे जुलूस करके जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू करते थे। अब तो उनकी सहूलतकारी के साथ चीजें होती हैं, तो इसलिए ये चीजें भी वो उनको पता है, और इनको भी पता है, नवाज शरीफ साहब को भी अच्छी तरह, कि जो कुछ मिलना है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मफाहमत के साथ ही मिलना है। लेकिन उनकी मफाहमत में वो अपना कद ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी बेटी को ऊपर रखना चाहते हैं।
जबकि शहबाज शरीफ की मफामत में वो अपना कद ऊपर रखना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेके आना चाहते हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम उनके लीग अपने नून के अंदर एक खानदानी जागीर का मसला है कि किसकी जागीर जो है वो आगे प्रिवेल करेगी, कौन ज्यादा तो ताकत में आएगा। और उसमें उसमें तो फिर शहबाज शरीफ सलमान का भाई, ग्रुप काफी एक्टिव है। जी उसमें तो फिर जो मरियम का जो ग्रुप है वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी अपने तौर पर एक्टिव है, लेकिन उनकी जो पजीराई है वो हमें अवामी सतह पर नज़र नहीं आ रही है। ऊपर से ये जो उनका तलाक वाला मामला हुआ है उनके बेटे की, जो कि वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल अफेयर है, लेकिन बात ये है कि पर्सनल अफेयर अगर था तो फिर तो इमरान खान का भी पर्सनल अफेयर था। उनकी जो अहलियां हैं जो कि पर्दादार खातून हैं, उनके ऊपर जो कुछ गंद उछाला गया वो भी एक पर्सनल चीज़ थी, क्यों उछाला गया? तो ये भी एक फैक्टर अब इनको मुतासिर कर सकता है सियासत के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक पर्सनल वाकई मैटर है। मैं तो खुद इस पे कुछ ज्यादा लबकुशाई नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल यही है ना जो आपने उठाया कि फिर वो इमरान खान की वाइफ के मामलात जो हैं उनको उछालने की जरूरत क्या थी। आज जिस तरह से मरियम कह रही हैं कि कोई इसके ऊपर गुफ्तगू ना करे, जुनेद सफदर कह रहे हैं कि कोई इस पे गुफ्तगू ना करे, बड़ी अच्छी बात है, गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर ये पॉलिसी आपको बाकी अपने सियासी मुखालफिन के बारे में भी इख्तियार करनी चाहिए हाँ, थी ना। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासत में इसका कोई उस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन मैंने कल एक दो चीजें पढ़ी हैं और उसमें जो उनकी अहलिया हैं जुनेद सफदर की, उसमें उन्होंने कोई इनडायरेक्टली अपनी सास के ऊपर कोई गुफ्तगू जी, की जी। है और ये वो उन्होंने कि किसी जी उनकी मुदाखलत सोशल बहुत थी मीडिया में। सारे मामलात के हाँ, अंदर। तो हाँ। यकीनी तौर पर उसका वो मरियम को जिच करेगा और मरियम के लिए प्रॉब्लम करेगा कि उसमें उनको अटैक किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। असल इशू ये है कि क्या वो जिसे आप कहते थे ना कि इमरान खान के बारे में कि पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन क्या कबूलियत उनकी होगी। हाँ, इसी हाँ। तरीके से ये सवाल भी है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी अगर है भी, तो क्या इनकी भी कबूलियत इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है या नहीं हाँ, है, और अगर है तो किन शराइत पे है। और ये मैं आपको बात बताऊं, अगर आप वन साइडेड मैच खेलने की कोशिश करेंगे ना, और इस्टेब्लिशमेंट हो या पीएमएलएन हो, तो आप ये देखिएगा कि आपका सियासी इंतशार बढ़ जाएगा, लोग इसको मानेंगे नहीं। लोग ये कहेंगे कि जनाब ऐसे इलेक्शन की कोई सलाहियत नहीं है, ना हम इसको मानेंगे। क्योंकि आज भी जब मैं मुख्तलिफ इजलासों में जाता हूँ और मुख्तलिफ मीटिंगों में जाता हूँ, मुख्तलिफ ग्रुपों में बैठता हूँ, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि यार पीटीआई के लोग जो है क्या वाकई इलेक्शन लड़ सकेंगे, जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, जिस तरह से इजाजत नहीं मिल रही है, सामने नहीं आ रहे बंदे। अब देखिए ना, फरूक हबीब का जो मामला है वो लापता है, उनका पता ही कोई नहीं चल रहा। उनकी उनकी अहलिया अहलिया ने ने खत चीफ लिखा है। जस्टिस को, सर उनकी अहलिया ने चीफ जस्टिस को खत हाँ, लिखा है। अब चीफ जस्टिस साहब जरा थोड़ा सा नींद से बेदार हो जाए ना। ये जो सब हाँ। चीजें वो कहते थे, इंसानी हकूक की बातें करते थे, तो जरा इसके ऊपर भी थोड़ा सा अकाउंटेबल कर लें कि भाई ये लोग हैं कहाँ, ये मिसिंग लोग किधर हैं, और ये किस तरह से इंटरव्यूज हुए हैं, इसको भी जरा थोड़ा सा अकाउंटेबल कर लें सारी चीजों को। तो मेरा मतलब है कि ये इस तरह से मुल्क चलेगा नहीं कि आप एक बड़ी पार्टी के लोगों को यरगमाल बनाकर बैठा दें और उनसे कहें कि जी आपको इजाजत भी नहीं मिलनी। अच्छा ठीक है, बल्ले का निशान रहेगा, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन कैंडिडेट उसके नहीं होंगे, ठीक है। कैंडिडेट के लिए अच्छा, कोई आजादी नहीं होगी, उनको इंतजामिया तंग करेगी। अभी कल लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक पीटीआई का कारकुन जो है वो गिरफ्तार हुआ है जी, फलस्तीन के खिलाफ मुजाहरे कर रहा है, फलस्तीन के हक में मुजाहरे कर रहा है। अच्छा भाई, ये क्या ज़बरदस्त। अगर मुजाहरे कर रहा है तो आपकी क्या पॉलिसी जो है वो एंटी अपना एंटी फ़लस्तीन। फलस्तीन है और प्रो इसराइल है। यानी इस तरह की चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि इससे तासुर क्या जा रहा है। तो मैं तो जाती तौर पर ये समझ रहा हूं कि या तो आप दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड निकालेंगे, या आप दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं निकालेंगे। अगर आपने नवाज शरीफ का रास्ता भी रोकना है और आपने हाँ, इमरान खान का भी रास्ता रोकना है, तो सियासी तलखी तो कम नहीं होगी, और कम नहीं नवाज होगी। शरीफ के अंदर भी कम नहीं होगी, इमरान खान हाँ, के अंदर भी कम नहीं होगी, और जो मीडिया देख रहा है सारा कुछ, वो भी तो देख रहा है ना कि वो भी किस नहीं। तरीके से इंतखाबी दरबार जो है वो सजाने की कोशिश हाँ। की जा रही है। ये अच्छा किस इसी किस तरह कितना ज्यादा जिसे कहते हैं कि रेलिवेंट होगा और कितना ज्यादा इसकी मीनिंगफुल होगा, इस पर तो क्वेश्चन मार्क है सर। अच्छा इसी हवाले से ज़रा मरियम की जब बात छिड़ी है तो वो जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, कायदीन हैं, जनाब असगर ज़ैदी साहब, वाइस चांसलर साहब, तो उन्होंने इनवाइट किया है उनको खिताब के लिए। और ये आपको याद होगा कि उससे पहले जब इमरान खान को किया गया था तो बहुत ज़्यादा रफड़ पड़ा था और उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो अब मरियम को किया गया है, तो वो जाके अब किस कैपेसिटी में वहाँ पे तकरीर करेंगी और वहाँ पे उनको किस तरीका का जो वेलकम है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी। देखिए, पहली वजाहत मैं आपको कर दूं क्योंकि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन है। इमरान खान की जो आमद थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो बराह रास्त वाइस चांसलर की दावत नहीं थी।
बल्कि वो उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत थी उनका एक प्रोजेक्ट था यूथ इंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर, उसके तहत उनको इनवाइट किया गया था। तो वाइस चांसलर जो है उनके पास ये इतना बड़ा ताकत नहीं होती कि वो इनकार कर सके, तो फिर इमरान खान साहब आ गए थे। और मेरा उस पर क्रिटिसिज्म है कि इमरान खान साहब वहां गए तो उनको सियासी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए उनको फोकस अपना यूथ तक करना चाहिए था। इसके उसका नतीजा ये निकला कि डॉक्टर असगर जैदी पर बड़ी तनकीद हुई और उनको इमरान खान का हामी बनाकर पेश किया गया। अच्छा, दूसरी बात है, मैं तो आप तो खुद बाहर बैठे हुए हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनका यूनिवर्सिटी में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो अपने एजेंडे तक अपने महदूद रखें और जरा थोड़ा सा पार्टीजन से हटके इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करें तो ये अच्छी बात है कि नौजवानों के सामने लीडर्स को आना चाहिए। और ये मेरी असगर जैदी साहब से बात भी हुई थी और उन्होंने भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में और लीडरों को इसमें इन्वाइट किया जाए। और ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर राना तनवीर का नाम लिया, वो भी वहां पहुंचे थे, एहसन इकबाल साहब भी वहां पहुंचे हैं और इत्तेजाज एहसन भी वहां पहुंचे हैं। तो बहुत से पॉलिटिशियन, खुर्शीद कसूरी साहब जो हैं वो वहां पहुंचे हैं, वहां से उन्होंने खिताब किया। तो बहुत से पॉलिटिशियन वहां जाके खिताब कर चुके हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज में और मुख्तलिफ इशूज के ऊपर सेमिनार्स के अंदर। और इसी तरह से वहां पर एक रवायत है कि बड़े बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हजरात जो हैं वो भी जाकर वहां खिताब करते हैं, मुजीब रहमान शामी साहब भी उसमें शामिल हैं और बहुत से लोग नाम शामिल हैं। तो ये एक अच्छी रिवायत है, मैं इसको बुरी रिवायत नहीं समझता, एक बात। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मरियम भी वही गलती करेंगी जो गलती इमरान खान ने की थी और वो वहां की क्राउड के ऊपर अपना पॉलिटिकल एजेंडा वहां पे लेके आएंगी या इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएंगी? अगर ऐसा करेंगी तो फिर इसका मतलब है कि आइंदा यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह के लोगों को इन्वाइट करने के लिए मुश्किल हो जाएगी और ये फिर एक चैलेंज बन जाएगा कि जनाब पॉलिटिशियन जो है वो डेकोरम जो है यूनिवर्सिटीज का, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मद्देनजर नहीं रखते। फिर मुझे कल परसों पता चला कि मरियम ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं की है वहां आने की। ये मैं बड़ा हैरान हुआ कि डॉक्टर साहब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जब मेरी एक बड़े मारूफ सहाफी से बात हुई जो उनके बहुत करीब है तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मरियम का कंफर्म नहीं है। लेकिन शायद ये जो टॉपिक चेंज हुआ है जिसका जिक्र आपने किया है कि वो खुद ही से निकाल कर यूथ एम्पावरमेंट की बात की हो, तो शायद उसमें वो आना चाहती हो। लेकिन डॉक्टर साहब से जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमने वो इकबाल का जो शेर था वो सिर्फ ऐसे उनकी यानी टॉपिक के हवाले से नहीं था, वैसे ही शामिल किया था गुफ्तगू के लिए। लेकिन मैंने कहा मतलब एक तो ये मेरी जाती राय ये है कि मरियम साहिबा जो है उनकी तो अपनी कोई बैकग्राउंड हो ना, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड हो तो चले, बंदा कहता है कि यार जाके कुछ लोगों को वो सिखाएंगी, कुछ लोगों को इम्प्रेस करेंगी। अपना तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, ना उनका कोई गवर्नमेंट में कोई रोल रहा है एज सच, ना ही उन्होंने कोई इस तरह की कोई पीएचडीज वगैरह की हुई है। कोई इंटेलेक्चुअली कोई सॉलिड हो तो फिर तो बंदा कहता है ठीक है। तो फिर ये इस तरह तो पॉलिटिशियन जो होते हैं, ये भी हो सकता है, ये जो आपको कहा जा रहा है ना, ये जो उन्होंने कहा है ये अभी तक उन्होंने कंफर्म किया, हो सकता है कि जो प्रीएम्प्ट किया हो उन्होंने कि जो रिएक्शन आएगा स्टूडेंट्स का हो सकता है वो बड़ा ही नेगेटिव किस्म का हो। हाँ, ये भी है। ये जो दूसरी बात है, दूसरा आपने कहा ना कि मरियम, देखिए बहरहाल एक लीडर तो है ना, अपनी पार्टी की मरकजी लीडर है, तो जब लीडर होता है ना उसकी ये नहीं देखा जाता कि उसने पीएचडी की हुई है या नहीं की हुई है, वो हुकूमत में है या नहीं है। मैं इसके बारे में कन्विंस हूं कि उनको आना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो भी आए उसको यूनिवर्सिटी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जरूर मेंटेन करना चाहिए ताकि वाइस चांसलर लेवल के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर और इंतजामिया के ऊपर कोई मसाइल पेश ना हो। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि अगले कुछ अरसे में मजीद वाइस ये जो है लोगों को इन्वाइट किया जाए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इन्वाइट किया जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको पता है अमेरिका में और कनाडा में जो कंपेनें होती हैं वहां लीडर्स को, टॉप क्लास लोगों को मौका मिलता है कि वो आके अपना प्रोग्राम पेश करें। लेकिन अगर आपका डेकोरम हो और आप इसको बैशिंग के तौर पर अपने सियासी मुखालफिन के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये है ना, मरियम को भी तो अपना नैरेटिव बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि यूथ जो है वो तो अभी इस वक्त बड़ी चार्ज है इमरान खान की सपोर्ट के अंदर। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे वालिद आएंगे तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, तो फिर लोग सवाल तो पूछेंगे ना कि आपके वालिद पहली दफा तो नहीं आ रहे। मैंने पिछली दफा प्रोग्राम में भी एक बात की थी अपने टीवी प्रोग्राम में कि हमें शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तानी सियासत में पहली बार जहूर हो रहा है और इससे पहले पाकिस्तानी अवाम को नवाज शरीफ साहब के बारे में पता नहीं था। और ये जहूर जो हो रहा है इसका मतलब है कि कोई इनकलाब आ रहा है, एक बड़ा लीडर जो है पहली दफा पाकिस्तान में कदम रख रहा है और उसके पास हर चीज का इलाज है। हम सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 1979 से इन है और वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमतों के अंदर रहे हैं। उनके भाई की हुकूमत रही है, वजीर आजम वो भी बने हैं, उनके भाई भी बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं दोनों। तो इसलिए ये कोई नई चीज तो नहीं है ना कि अब आप लोगों को इस बात पे दिल बहला लें
कि जी अच्छा जी मेरे वालिद आएंगे तो इनकलाब आएगा, अगर मेरे वालिद नहीं आएंगे तो इनकलाब नहीं आएगा। कल एक हुसैन हक्कानी ने एक आर्टिकल लिखा है जंग में, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, उसको पढ़ने की जरूरत है कि ये जो हमारे यहाँ कौमी की आदतें होती हैं ये अपने आप को नागुज़ीर समझ लेती है और ये समझती है कि हम ये अपने कुल है, और अगर हम जो है नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और अगर हम है तो सब कुछ है। इससे बाहर निकलना चाहिए। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो तो आप देखिए ना कई कई दिहाइयों से, यानी एक शख्स 1979 से पॉलिटिक्स में इन है और वो 2023 में बैठ के तकरीर कर रहा है कि जब मैं आऊंगा तो इनकलाब आएगा, तो भी पहले क्यों नहीं आ सका? या शहबाज शरीफ साहब की जो कल की तकरीर थी जो उन्होंने वहां पे की है शेखुपुरा में, यानी वो कह रहे हैं कि मेरा भाई आएगा इनकलाब आएगा, तो फिर आप क्यों आए थे भाई अगर इनकलाब उन्होंने लेके आना था? तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, ये पुराने फरसूदा ख्यालात, सोच, नारे, जज्बातियत पर मबनी गुफ्तगू और लोगों को बेवकूफ बनाना, ये समझना कि लोगों को कुछ पता नहीं है, अब इनसे बाहर निकलना चाहिए। ये जो मैं आपको बताऊं, हमारी अब सियासतदानों की तकरीरों को लोग जो है ना एक मजाहिया तकरीर के तौर पे लेते हैं, एक कॉमेडी शो समझते हैं। अब कल जो शहबाज शरीफ की तकरीर थी तो मैं सुन रहा था, एक टीवी टॉक शो में मैं बैठा हुआ था, तो क्योंकि बीच में तकरीर आ गई तो हमारा टॉक शो रुक गया, तो हमारे सारे एंकरों का ख्याल ये था, ये जितने तजियाकार बैठे हुए थे, कि यार अगर आपने कोई अच्छा कॉमेडी शो देखना हो तो आप शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जरूर सुना करें। तो ये कॉमेडी शो ही रह गए हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्थ नहीं है, इसमें डेप्थ नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर का विजन नहीं है, इसमें कोई रोड मैप नहीं है। अगर यही सियासी जमातों का हाल है, सारी सियासी जमातों की बात कर रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन तो फिर नहीं निकल सकेंगे, फिर डेमोक्रेसी तो स्ट्रांग नहीं हो सकेगी। फिर इसका मतलब है हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आइन, कानून और इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में अफराद की बुनियाद पे खड़ी है। अफराद होंगे तो जमहूरियत होगी, अफराद नहीं है तो जमहूरियत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का, जो शख्सियत के अंदर घिरा हुआ है और शख्सियत से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। चलें, इस पे सिलसिला जारी रहेगा गुफ्तगू का। सलमान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।